हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होगे और मन लगा के पढ़ रहे होगे और अपना रिवीजन कर रहे होगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराऊंगा, रैपिड रिवीजन कराऊंगा। एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप ऐसे एबीसीडी लिख लेना और अपने आंसर साथ साथ चेक करते रहना कि आपका स्कोर क्या है। आपको वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर खुद लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म पे रहता है और जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर भी क्या इस्तेमाल होता है, मर्क्यूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे रखा है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी मेटल को पीट पीट कर जो पतली चादर बना लेते हैं, जैसे फॉइल वगैरह होती है ना, फॉइल के एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, उसको मेटल है उसको पीट पीट के पतला एक थिन शीट बना ली, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेलिएबिलिटी इसको बोलते हैं, पीट पीट कर मेटल को पतला करना। क्वेश्चन नंबर 3 नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक ऐसा मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और वो नॉन मेटल है, ठीक है ना। एक ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और जो पेंसिल की नोक होती है ना हमारी, जो हमारी पेंसिल की नोक होती है, ठीक है, उस नोक में भी क्या होता है आपका ग्रेफाइट होता है। 4 हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक ऐसा एनर्जी का सोर्स जो रिन्यूएबल नहीं है, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोल यानी कोयला एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो एक बार खत्म हो जाए तो वो उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, उसको दोबारा हम रिन्यू यूज नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा है हाईली रिएक्टिव मेटल स्टोर इन केरोसिन, यानी ऐसा कौन सा मेटल है जिसे हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे हम केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। अगर उसके अंदर डुबो के ना रखें तो ये हवा और पानी के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेता है, ठीक है, रिएक्शन शुरू कर देता है। और ये इतना आपसे पूछ सकता है ऐसा मेटल बताओ जो चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है, तो वो सोडियम ही है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दे रखा है द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग मेटल इनटू वायर्स, ठीक है, यानी जो मेटल है उसको खींच के तार बनाने की उस हम प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, आपसे ये पूछ रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी बोलते हैं, जिससे हम किसी चीज को पकड़ के, जैसे कॉपर है, कॉपर को हम उसको खींच के हम तार बना सकते हैं जैसे। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दे रखा है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, यानी जो पौधे होते हैं उसका जो फूड बनाने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पौधे सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बना लेते हैं, मतलब अपना भोजन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दे रखा है विच नॉन मेटल इज अ वेरी रिएक्टिव एंड स्टोर इन वाटर, यानी एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो रिएक्टिव है और उसको हम पानी में स्टोर रखते हैं। तो ऐसा नॉन मेटल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जो हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबो के सेफ रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है मेटल यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन, यानी जो लोहा है उसको जंग से बचाने के लिए उस पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिंक का इस यूज करते हैं और इस हम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे लोहे को जंग से बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दे रखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हैज टर्न ग्रीन ड्यू टू रिएक्शन ऑफ, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो ग्रीन हो गई किसके रिएक्शन से हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, जो कॉपर है वो कॉपर जो एयर, ठीक है, कॉपर एयर और जो मॉइस्चर यानी नमी, कॉपर एयर और मॉइस्चर के संपर्क में आके ये ग्रीन हो जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसीलिए इसके रिएक्शन से क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें आपको दे रखा है विच गैस हैज एसेंशियल ऑफ कंबस्शन, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी है ना। तो जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन जलने के लिए गैस जरूरी है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग हम नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दे रखा है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज, यानी लोएस्ट टेम्परेचर पे भी कोई चीज अगर आग पकड़ ले तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, इग्निशन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है कि कोई चीज जैसे कागज है, कागज का क्या इग्निशन टेम्परेचर कम है, जैसे मान लो पेपर है तो पेपर जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है। जैसे और मान लो लकड़ी बोलो, लकड़ी पेपर से लेट आग पकड़ेगी, ठीक है ना। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक उससे लेट आग पकड़ेगा, मतलब क्या है कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम है और प्लास्टिक का ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें आपको दे रखा है अ गुड फ्यूल शुड हैव डैश कैलोरीफिक वैल्यू, यानी एक ईंधन की, यानी एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दे रखा है हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम,
जो कैंडल की फ्लेम होती है, कैंडल की लो होती है, इसमें हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, एक डार्क जोन होता है, जैसे इसमें देखो ये वाला जो हिस्सा डार्क जोन होता है, और ये वाला, इसके बाद ये वाला हिस्सा जो होता है वो इनर जोन होता है, और ये वाला होता है आपका मिडल जोन, और ये वाला आपका होता है आउटर जोन। तो जो कैंडल का सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल हिस्सा होता है, जो हॉटेस्ट होता है, वो होता है आपका आउटर जोन, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये आउटर जोन जो होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा आपका हॉटेस्ट होता है। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये येलो वाला हिस्सा होता है, ये कम होता है, और इससे अंदर वाला और कम होता है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आउटर जोन इसका हॉटेस्ट होता है कैंडल का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें आपको दे रखा है बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल। जो एलपीजी का जो जलना किसका एग्जांपल आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैपिड कंबंशन इसका एग्जांपल है। क्योंकि कोई चीज जितनी तेज जलती है और उसमें हीट पैदा होती है, लाइट पैदा होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रैपिड कंबंशन बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपको दे रखा है इनकम्प्लीट कंबंशन प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अधूरा जलने पर कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये गैस बनती है सीओ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन कम होगा आपका, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बन जाएगी आपकी? सीओ बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये ज्यादा बन जाएगी, जो कि जहरीली गैस है और ये हमारे लिए जानलेवा गैस है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दे रखा आपको फास्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली इन एयर इट इज, यानी फास्फोरस का अपने आप जलना क्या कहलाता है? मैंने बताया था फास्फोरस को हम पानी के अंदर रखते हैं, वाटर के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो वाटर के बाहर आते ही क्या वो आग पकड़ लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पॉन्टेनियस कंबंशन बोलते हैं इसको हम। नंबर 18 इसमें दे रखा है विच इज यूज टू कंट्रोल फायर कॉज्ड बाय ऑयल, यानी तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि तेल में बनी आग ये पानी डालने पे तेल पानी पे तैरता है, और CO2 आग को कंबल की तरह ढक लेती है और उसकी ऑक्सीजन रोक देती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग ही नहीं फैलेगी। अगर पानी डाल दोगे तो ठीक है, तो तेल पानी पे तैरेगा तो आग ऊपर ही रहेगी, और पानी का रहेगा आपका नीचे रहेगा, तो आग बुझेगी नहीं। अगर CO2 डाल दोगे तो जो आग लगी है उसके ऊपर एक कंबल सा बन जाएगा, एक लेयर सी बन जाएगी, ठीक है, और वो ऑक्सीजन के संपर्क से हट जाएगी, तो वो आग भी बुझ। नंबर 19 इसमें आपको दे रखा है द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी किलो जूल, किलो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है। नंबर 20 इसमें आपको दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें आपको दे रखा है हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी सेल को डिस्कवर किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। और कब किया था? ये किया था 1665 में, और उन्होंने माइक्रोस्कोप से जो एक कॉर्क था उसमें छोटे टुकड़े में सेल को देखा था। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दे रखा है द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सेल का पावर हाउस होता है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, और यहीं से जो भोजन से क्या एनर्जी बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें आपको दे रखा है विच ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है ऐसा ऑर्गेनेल, वो कौन सा होगा? तो आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेल वॉल, जो कि केवल आपके क्या कहते हैं प्लांट के अंदर ही मिलती है, और ये जो पता है ये कठोर होती है, जो सेल को बाहर की चोट से बचाती है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें दे रखा है आपको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर क्या है आपको पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है सेल का कंट्रोल सेंटर है, और सेल की सभी जो एक्टिविटी है यहीं से कंट्रोल होती है। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें दे रखा है द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज, यानी जो पत्तों का जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है ये पूछ रखा है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है, और ये सूरज की रोशनी को सोखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें आपको दे रखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइफ की स्मॉल यूनिट क्या है? सी ऑप्शन नंबर सेल है। जैसे एक मकान है, घर बनता है ईंटों से, है ना, ईंटों से पूरा घर बनता है एक एक ईंट करके, वैसे ही जो हमारी बॉडी होती है वो एक एक सेल से हमारा पूरा शरीर बनता है। मैं आशा करता हूँ आप साथ साथ आंसर लगा रहे होंगे, सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे होंगे, ठीक है। लास्ट में स्कोर भी बताना आपका 100 में से कितना स्कोर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें दे रखा है अमीबा इज, ठीक है, यानी जो अमीबा है वो कैसा जीव है, अमीबा क्या है, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पूरी उसकी बॉडी होती है वो सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, ठीक है, सिंगल सेल से बनी होती है उसकी पूरी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें आपको दे रखा है जीन्स आर लोकेटेड, जो जीन्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीन्स क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होते हैं, और ये न्यूक्लियस के एक अंदर होता है, और यहीं से हमें अपने माता पिता के सारे गुण जो भी होते हैं यहीं से मिलते हैं, हमें हमारे अंदर यहीं से पहुंचते हैं। नंबर 29 जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज, ठीक है, जो सब्सटेंस है ये इसको हम क्या बोलते हैं? जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, साइकोप्लास्ट बोलते हैं। जो कि जो सेल होते हैं, सेल के अंदर के सभी जो पार्ट होते हैं इसी के अंदर तैरते रहते हैं, ठीक है, लिक्विड जेली टाइप का होता है,
सारे तैरते रहते हैं, टकराए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें दे रखा है आपको टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्या, जो टिश्यू होता है किसका ग्रुप होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें दे रखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉग में होता है। जो फीमेल फ्रॉग होती है पानी के अंदर अंडे देती है, और जो मेल होता है उनके ऊपर स्पर्म छोड़ देता है, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 32 इसमें आपको दे रखा है अ जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, जो जाइगोट है वो कैसे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटस से जाइगोन बनता है। 33 इसमें आपको दे रखा है हाइड्रा रिप्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर होगा बर्डिंग, ठीक है। जो हाइड्रा होते हैं शरीर, उसमें क्या होता है, शरीर का एक छोटा सा एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम बर्ड बोलते हैं, ठीक है ना, उससे निकलता है जो कि बाद में उससे अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 इसमें दे रखा है एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, यानी जो सीधा बच्चा देते हैं एनिमल्स उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अंडा नहीं देते सीधा बच्चा पैदा करते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी विविपेरस बोलते हैं। जैसे इंसान हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे के सीधे बच्चा पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते, हम इसको बोलते हैं विविपेरस। और जो अंडे देते हैं यानी फिर अंडे से बच्चे निकलते हैं उसको हम बोलते हैं ओविपेरस, है ना, ये दोनों आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें दे रखा है द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, यानी जो फीमेल है उसके गैमेट को हम क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओवा या एग बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें बोल रखा है आपको मेटामॉर्फोसिस कोर्स इन, यानी मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रॉग में, यानी शरीर के अंदर एक अचानक से बदलाव हो जाता है बनावट में, तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दे रखा है टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ, जो टेडपोल होता है वो किसका बच्चा होता है, ये पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो फ्रॉग का बच्चा होता है, मछली जैसा दिखाई देता है और पानी में ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें दे रखा है आईवीएफ स्टैंडर्ड्स फॉर, यानी आईवीएफ का आपसे पूरा नाम पूछ रखा है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसे हम आमतौर पर टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इसमें आपको दे रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंगल पेरेंट्स, यानी इसमें सिर्फ एक ही जीव के संतान पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें दे रखा है बाइनरी फिशन इज कॉमन इन, यानी बाइनरी फिशन किसमें होता है आपसे पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, हमें पता है अमीबा सिंगल सेल का बना होता है, फिर सिंगल सेल बाद में टूट के बीच में दो सेल बन जाते हैं, ऐसे करके अमीबा बनता है आपका, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, यानी एक सेल का दो में टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें दे रखा है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स की, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 प्रेशर इज इक्वल टू, यानी प्रेशर किसके बराबर है, आपसे प्रेशर का फॉर्मूला पूछ रखा है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन में एरिया, ये आपका प्रेशर का फॉर्मूला है, तो इसका हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 अब पुश एंड पुल एंड ऑब्जेक्ट इज, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है आपसे पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, इसको हम कहेंगे फोर्स। हमारा 44 विच फोर्स रिएक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी ऐसी कौन सी फोर्स है जो दूर से एक्ट करे, है ना, रिएक्ट करे, काम करे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स है, जैसे चुंबक दूर से ही लोहे को खींच लेती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हम नापते हैं बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 मस्कुलर फोर्स इज जो मस्कुलर फोर्स है वो क्या है, तो आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि किसी चीज को छूने की जरूरत होती है तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें दे रखा आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इंक्रीजेस विद, इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी गहराई में जितना अंदर जाएंगे हम लिक्विड में उतना ही प्रेशर हमारा बढ़। क्वेश्चन नंबर 48 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी जो सूखे जो बाल होते हैं, सूखे बाल पे जब हम कोई कंघा रगड़ते हैं, ठीक है, बालों पे कंघा हम रगड़ते हैं, फिर उसके बाद जैसे हम उठाते हैं पेपर तो पेपर तुरंत चिपक जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन नंबर 49 फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये तो पहले वाले क्वेश्चन आ गया, घुमा फिरा के पूछ लिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी प्रेशर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमेशा क्या करती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपनी तरफ चीजों को खींच के रखती है, ठीक है ना, उसको धक्का नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 51 विच गैस डू ह्यूमंस प्राइमरली एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, यानी कौन सी गैस हम ब्रीथिंग के समय बाहर छोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं और इनहेल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी इसका आंसर क्या होगा सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि भारी सामान के नीचे पहिए लगाए जाते हैं ताकि उसे धकेलना, ठीक है, खिसकाना आपका आसान हो। क्वेश्चन नंबर 53 फ्रिक्शन प्रोड्यूस
जो फ्रिक्शन है वो क्या पैदा करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। हीट पैदा करता है, क्योंकि जब ठंड में हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो उसमें हाथों में क्या गर्मी पैदा होती है, ठीक है, फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है आपकी हीट। नंबर 54, यूजिंग लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल ग्रीस प्रोड्यूस फ्रिक्शन, जो ऑयल ग्रीस वगैरह होते हैं फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। वो उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं फ्रिक्शन को, ताकि वो चिकना बना रहे, और जैसे कि इंजन वगैरह होता है उसमें ऑयलिंग होती है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है, अगर ज़्यादा हीट होगी तो इंजन गर्म होकर खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन डैश डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो फ्रिक्शन है वो किस दिशा में काम करता है, आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम। ट्रेड्स ऑन टायर्स आर मेड टू, यानी टायरों में जो ट्रेड्स क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपके फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं ताकि टायर फिसले ना, गाड़ी आपकी सही चले, बैलेंस बना रहे। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें दे रखा आपको फ्लूइड्स एक्सर्ट फ्रिक्शन कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से, अपना आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। भाई आपने सबने राइट रॉन्ग लगा रहे हो ना अपने साथ साथ, तो इसका भी आंसर लगाओ पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, ड्रैग बोलेंगे इसको हम। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को इनमें से कौन कम कर सकता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉल बेरिंग्स जो होते हैं मशीन के अंदर फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा बनेगी, हीट बनेगी तो मशीन खराब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 59, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डैश देन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोर, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इसका मतलब क्या है कि रुकी हुई चीजों को हिलाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बजाय जो चीज पहले से चल रही है उसमें आपको कम जोर लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 60, फ्रिक्शन इज अ, फ्रिक्शन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताएं क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बोथ फ्रेंड एंड फो, यानी फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन, जैसे मान लो गाड़ी के टायर में फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी फिसलेगी, तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, और जो मशीन है उसमें फ्रिक्शन कम होना चाहिए, उसमें आपकी हीट ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो हमारा दोस्त और दुश्मन दोनों है फ्रिक्शन। 61, इसमें आपको दे रखा है साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो साउंड होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, आपसे पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही हो जाएगा, वाइब्रेशंस, ठीक है। जो साउंड होती है वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। 62, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, जो साउंड होती हैं वो किस में से नहीं गुजर सकती, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैक्यूम, है ना। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है इसलिए वहां आवाज सुनाई नहीं देती, वहां से साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती। क्वेश्चन नंबर 63, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है, निर्भर करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड करती हैं, कि जितना आपका जो कंपन ज्यादा होगा, ठीक है, जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगी उतनी ही तेज आपकी साउंड होगी। क्वेश्चन नंबर 64, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, जो साउंड की पिच है, जो तीखापन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं, लेडीज होती हैं, उनकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, इसलिए उनकी आवाज तीखी होती है, पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 65, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और इसका डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम करते हैं कैपिटल एच और स्मॉल जेड से हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये क्या लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 66, ह्यूमन हेयरिंग रेंज, यानी जो मानव है, इंसान है, उसकी सुनने की हेयरिंग रेंज कितनी फ्रीक्वेंसी है, आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हम फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें दे रखा है साउंड अबव 80 डीबी बिकम्स, अब इसमें डीबी आया है, ठीक है, क्या है 80 डीबी, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, जिसमें हम साउंड को मेजर करते हैं। अब इसमें अगर साउंड 80 डेसिबल की होगी तो वो साउंड कैसी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वो साउंड होगी आपकी पेनफुल नॉइज होगी, ठीक है ना। 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड होती है वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होती है। क्वेश्चन नंबर 68, वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड, यानी इसका मतलब जो इंसान के गले में जो आवाज जहां से निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे लैरिंक्स बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, यानी साउंड की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड्स में स्पीड की साउंड सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं आपको बताऊं, मान लो एक पटरी है ट्रेन की, अगर ट्रेन की पटरी में हम कान रख के सुनते हैं तो हमें दूर से ही ट्रेन का आने का पता लग जाता है, अगर वैसे खड़े होकर सुनेंगे तो नहीं सुनाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है आप कहीं आसपास के स्टेशन पे जाओ पटरी पे कान रख लो, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, यानी एक एक क्या कहते हैं वाइब्रेशन को, एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। नंबर 71, इसमें दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल, यानी इसका मतलब होगा जिस एंगल पे आप लाइट लगाओगे उसी एंगल पर आपका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसी एंगल पे आपका रिफ्लेक्शन होगा,
इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में आपकी जो इमेज कैसी दिखाई देगी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्चुअल होगी और एरेक्ट होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी मिरर में जो आपका इमेज होगी वो वर्चुअल होगी और सीधी होगी, ठीक है ना। और लेकिन ये क्या लेटरल इनवर्स होगी, लेटरल यानी राइट का आपको लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट का आपको राइट दिखेगा, इसको हम बोलते हैं लेटरल इनवर्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू 7 कलर्स, यानी जो सफेद रोशनी होती है उसको 7 कलर में डिवाइड करना हमारा क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको हम? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डिस्पर्शन बोलते हैं उसको हम। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, पार्ट ऑफ द आईज दैट गिव्स इट कलर्स इज, यानी जो आंख का रंगीन हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसको हम आइरिस बोलते हैं। अगर किसी का आइरिस भूरा होगा तो उसकी भूरी आंखें बोलते हैं, ठीक है ना। और किसी का नीला होगा तो नीली आंखें बोलते हैं। आइरिस के ऊपर ही आंखों का कलर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें दे रखा है इमेज इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई, यानी आंख के किस हिस्से पर आपके इमेज बनती है? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, रेटिना पे इमेज बनती है, पर्दे की तरह होता है और एक डाक टिकट के साइज का होता है रेटिना, ठीक है। जो आपकी आई बॉल के क्या है, ये इधर पीछे होता है, आई बॉल के अंदर होता है, पीछे वाला हिस्सा जो होता है रेटिना होता है। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रेल सिस्टम इज फॉर, जो ब्रेल सिस्टम होते हैं ना, जो उभरे उभरे डॉट डॉट होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। विजुअली चैलेंज के लिए जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए होता है। वो ऐसे 6 डॉट से, ठीक है ना, ऐसे 6 डॉट से एक लेटर बनाते हैं, वो ऐसे 6 डॉट पे एक लेटर बनाते हैं, उनको छू के वो पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेल सिस्टम बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 77, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल मिरर, यानी 2 मिरर पैरेलल रखे हैं, ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई कैंडल जला दें, हम इसके बीच में हम कोई कैंडल जला दें तो इस कैंडल की इमेज कितनी बनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट बन जाएंगी, मतलब अनंत बनेंगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 78, कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है कैलिडोस्कोप? तो ये काम करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 79, स्मॉल ओपनिंग इन द आई इज, यानी जो आंख के अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल के लिए, मान लो मैंने यहाँ पे आई बॉल बना ली है, ठीक है, मैंने आई बॉल बना ली है ऐसे करके, ये जो अंदर और यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन होती हैं, आई बॉल में ऐसे लाइन होती हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइरिस बोलते हैं, ठीक है भाई। ये वाला आइरिस होता है, ये किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, तो इसी की वजह से आंखों का रंग डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं इसको ब्लू बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिया इसको ब्लू, ये आपका ये ग्रीन बना दिया भाई, चलो छोड़ो, है ना, किसी ने लेंस लगा लिया है। ये होता है आपका आइरिस। और जो बीच में जो होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसी के अंदर से ही क्या लाइट अंदर जाती है प्यूपिल में से। आपसे ये पूछ रखा था कि जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। अगर लाइट कम होगी तो ये आइरिस छोटे हो जाते हैं और प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ताकि रोशनी अंदर ज़्यादा जाए, ठीक है ना। अगर लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है, ताकि रोशनी कम अंदर जाए, यहाँ के खराब ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 80, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो किसकी विटामिन की कमी से होता है? आपसे पूछ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है इसमें। तो बच्चों अभी तक आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ शेयर करें इसको। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप, यानी खरीफ फसल कौन सी आपसे पूछ रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पैडी होता है यानी धान, धान फसल को खरीफ फसल कहते हैं, ये बारिश के समय में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 82, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, यानी जो मिट्टी होती है उसको ढीला करना है, उसको उलट देना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका बोलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी टेलिंग बोलते हैं, यानी खेत की जुताई करना। एक तरीके से इसके लिए वर्ड हो जाता है, जब हल चलाते हैं फसल नहीं उगाने के लिए, खेत को खोदा जाता है ना, जुताई करते हैं उसकी, तो उसको हम टेलिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एनपीके फर्टिलाइजर्स कंटेन्स, यानी एनपीके में कौन से फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपसे पूछ रखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 84, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ, यानी जो भूसे से अनाज अलग करने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच टूल इज यूज टू रिमूव वीड्स, यानी जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल होता है? तो उसको हम बोलते हैं हॉ बोलते हैं, ठीक है भाई। हिंदी में बताऊं तो फावड़ा, देखा ना आपने, ऐसे फावड़ा सा होता है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक, कस्सी बोल देते हैं उसको, ऐसे कस्सी होती है, उसको खोदने के लिए, उससे खरपतवार आपकी रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प इन, यानी राइजोबियम का काम क्या होता है आपसे ये पूछ रखा है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसका काम होता है, या मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 87, ड्रिप सिस्टम इज अ मेथड ऑफ, जो ड्रिप सिस्टम है वो किसका मेथड है आपसे पूछ रखा है? यानी बूंद बूंद से सिंचाई करना, ये होता है आपका इरिगेशन का मेथड होता है। इसमें पानी की बूंद बूंद करके पौधे के जड़ों में गिरती हैं, जिसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88 2,4-D इज ये 2,4-D क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी, ये वीडिसाइड है यानी खरपतवार को मारने की एक दवाई है। क्वेश्चन नंबर 89 स्टोरिंग ग्रेन्स इन लार्ज स्केल इज डन इन यानी अनाज को जो बड़े स्केल पर स्टोर करना क्या है हमारा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइलोस बोलते हैं इसको, बड़े पैमाने पर अनाज वगैरह का हम स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज यानी पहला स्टेप क्या होगा आपका फसल उगाने का, आपसे पूछ रखा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, आपको मिट्टी को तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 91 यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, ये प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए होता है? ये अल्कोहल के लिए, ठीक है ना, शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 92 द ब्रेड टो राइज बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, जो ब्रेड का आटा है वो क्यों फूल जाता है, आपसे पूछ रखा है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है तो आटे से फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 मलेरिया इज कॉज्ड बाय यानी मलेरिया किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 94 कैरिंग ऑफ डेंगी वायरस इज, ठीक है ना, डेंगी वायरस जो डेंगू होता है हमारा किससे फैलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फीमेल एंडीज मॉस्किटो से आपका डेंगी फैलता है। क्वेश्चन नंबर 95 एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट यानी एंटीबायोटिक किस पर का असर करती हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट असर करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पे असर। क्वेश्चन नंबर 96 हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर्ड की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने इस वैक्सीन को खोजा। क्वेश्चन नंबर 97 विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन्स क्लोरोफिल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्गी, ठीक है ना, इसमें इसे हम शैवाल भी कहते हैं, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 98 लैक्टोबैलिसिस हेल्प्स इन मेकिंग, जो लैक्टोबैलिसिस है ये किस में हेल्प करता है? बैक्टीरिया, तो ये हेल्प करता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है, दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैलिसिस। क्वेश्चन नंबर 99 फुट एंड माउथ डिसीजेज इन कैटल इज कॉज्ड बाय, ठीक है, जानवरों में जो फुट एंड माउथ जो डिसीज होता है किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, वायरस की वजह से होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना, मशरूम बिलोंग्स टू, आपको ये बताना है, ये आपका होमवर्क है कि मशरूम किससे बिलोंग करती है, वो एल्गी है, फंगी है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, और ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, आप ऐसे सफल होते रहो।